नमस्कार, जी बिजनेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश और न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल से, जिसे आज लोकसभा ने पास कर दिया है। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया था। अब इस बिल को राज्यसभा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस बिल के कानून में तब्दील होने के बाद बेनामी ट्रांजैक्शन पर लगाम लगाई जा सकेगी। बिल में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मनी से घर या जमीन खरीदता है तो सरकार उसे जब्त कर सकती है। इस बिल में जो संशोधन किए गए हैं उसके तहत जो लोग अघोषित संपत्ति के बारे में सरकार को बता देंगे उन्हें सजा नहीं मिलेगी। ऐसे लोग जुर्माना देकर बच जाएंगे, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनकी बेनामी संपत्ति हाथ से जाएगी, साथ ही उन्हें सजा भी मिलेगी। बेनामी संपत्ति उसे कहते हैं जिसे कोई व्यक्ति दूसरे के नाम पर खरीदता है। ये कानून को धोखा देने का तरीका है। तो नए कानून के बदौलत सरकार अब बेनामी संपत्ति जब्त कर सकेगी। लोकसभा ने आज इस बिल को पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। Object behind this bill is that a lot of people who have unaccounted money invest and buy immovable property in the name of some other person, a non-existent person, a fictitious person, or a benami person. And therefore, these transactions are to be discouraged. That any transaction which is benami is illegal and is liable to be, the property is liable to be confiscated, it will vest in the state, and the entrant of the benami transaction is liable to be prosecuted. With these few opening remarks, I commend this bill for discussion and finally acceptance of the Honorable House. तो आपने देखा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ये बता रहे थे लोकसभा में कि इस बिल को पास करने का मकसद क्या है। आपको भी बता दें कि बेनामी ट्रांजैक्शन बिल की खासियत क्या है। फर्जी नाम से खरीदी गई संपत्ति को बेनामी माना जाएगा। अगर जिसके नाम पर संपत्ति है उसे जानकारी होना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो बेनामी माना जाएगा। बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। 4 अथॉरिटी को जांच करने का अधिकार होगा। तो इसके लिए 4 अथॉरिटी बनेगी। एक्ट के तहत एपेलेट ट्राइब्यूनल का गठन भी होगा ताकि सजा जल्द से जल्द दी जा सके। एपेलेट ट्राइब्यूनल में आरोपी जा सकेंगे। ये छूट होगी कि एपेलेट ट्राइब्यूनल में आप अपील कर सकते हैं। बेनामी संपत्ति साबित होने पर सजा का भी प्रावधान है। तो आप 1 साल से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। काफी कड़ा किया गया है कानून। बेनामी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 25% तक जुर्माना देना हो सकता है और गलत जानकारी देने पर भी सजा का प्रावधान है। तो गलत जानकारी देकर भी आप बच नहीं पाएंगे। और जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने संवाददाता आलोक से। आलोक, अब लोकसभा ने पास कर दिया है। बहुत दिनों से इंतजार था इस बिल के पास होने का। जिस तरह से ब्लैक मनी पर नकेल कस रही है सरकार, लगातार कदम उठा रही है, उम्मीद की जा सकती है कि इसी सेशन में राज्यसभा पास कर देगी। अब बिल्कुल देखिए, ये सन 1988 में ये बिल पेश हुआ था, सबसे पहले पास हुआ था और उसके बाद से इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट लंबित थे जिसको लेकर जरूरत महसूस की जा रही थी। और जब से मोदी सरकार आई है, काले धन को लेकर कई सारे कदम उठाए गए हैं। उसी के तहत ये कह सकते हैं कि इतने सालों बाद, करीब 26-27 सालों के बाद ये बेनामी संपत्ति कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि जो बेनामी नाम से लेन देन होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन होता है, उस पर रोक लगाई जाए और काले धन का जो एग्जिस्टेंस है उसको कम से कम किया जाए और इस तरह की चीजों को डिस्करेज किया जाए। आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर इस कानून में खामियां होने की वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए लोग तमाम संपत्ति को खरीद बेची करते थे और ये पता ही नहीं चलता था कि किसकी प्रॉपर्टी है, किसके नाम से खरीदी गई, किसके पास गई। तो ये तमाम जो हथकंडे अपनाकर लोग काले संपत्ति का, काले धन को रियल एस्टेट में और तमाम जगहों पर इन्वेस्ट किया करते थे। लेकिन अब इस कानून के पास हो जाने के बाद, जो आज लोकसभा से पास हो गया है, अब इसको राज्यसभा में लाया जाएगा। इसी सेशन में लाने की सरकार की मंशा है। अगर ये पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें तमाम जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और तमाम लोगों में जो तमाम चीजों में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं काले धन को, उस पर काफी मजबूती से शिकंजा कस पाएगा। काफी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम बनाया जाएगा, काफी सख्त बनाया जाएगा और सजा का भी प्रावधान है। तो ये जो बिल पास हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि काले धन पर लगाम लगाने की जो सरकार की मंशा है, सरकार की योजना है, वो काफी हद तक कामयाब हो पाएगी। क्योंकि साथ ही साथ आईडीएस स्कीम भी चल रही है और ये भी सरकार ऑप्शन दे रही है कि अगर जिन लोगों के पास ऐसी संपत्ति है तो वो इस स्कीम के तहत अगर वो घोषणा कर देते हैं तो आने वाले भविष्य में जो कार्रवाइयां होगी बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के जरिए, उससे वो बच पाएंगे।
जी बिल्कुल। 1988 का जैसा कि आप कहते हैं कि बहुत सालों से अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, 1988 के बाद अब ये अमेंडमेंट होगा और ये बिल अगर पास होता है तो जाहिर सी बात है ब्लैक मनी या जिन लोगों ने बेनामी संपत्ति रखी हुई है उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी अगर वो खुलासा नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। टेलीकॉम कंपनियां महीनों से 4G स्पीड का ढिंढोरा पीट रही हैं। 4G स्पीड का मजा लेने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देकर ग्राहक लुभाए जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में 4G स्पीड की हकीकत कुछ और ही है। देखिए खास रिपोर्ट। It's too fast, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, 4G है। एयरटेल 4G चैलेंज। इससे फास्टर नेटवर्क मिले तो लाइफ टाइम मोबाइल बिल्स फ्री। जो ऑनलाइन जीते हैं उनके लिए आइडिया 4G, the biggest small change is here. Vodafone SuperNet 4G, world's largest 4G network is here. क्या 4G वाकई 4G है या 4G के नाम पर बड़ा धोखा? आज जब आप 4G स्पीड की हकीकत जानेंगे तो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। एक मिनट। ओए, you guys did this ना? तेरा आदमी है ना ये? नहीं, हमारा आदमी है और वो 4G है। इन विज्ञापनों को देखकर आपने अच्छा महसूस किया होगा। आपको लगा होगा कि तमाम मोबाइल ग्राहकों के अच्छे दिन आ गए हैं। जिन्होंने 4G कनेक्शन लिया उनकी चांदी हो गई है। लेकिन जब ट्राई ने देश में 4G स्पीड की हकीकत जानने के लिए सर्वे किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। सामने आया कि 4G के नाम पर हो रहा है बड़ा धोखा। सच तो यह है कि दावा 4G का, लेकिन स्पीड 3G की भी नहीं। और शर्मनाक तो यह कि 4G स्पीड के टेस्ट में कई कंपनियां फेल। ट्राई के सर्वे के हैरान करने वाले नतीजे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि 4G या 3G कनेक्शन आपने लिया है तो आपको कितनी डेटा स्पीड मिलनी चाहिए। ट्राई के मानक के मुताबिक 4G कनेक्शन में कम से कम 10 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए, जबकि 4G कनेक्शन में अधिकतम स्पीड 50 Mbps तक हो सकती है। वही 3G की बात करें तो 3G कनेक्शन में कम से कम 3.6 Mbps की स्पीड आपको मिलनी चाहिए, जबकि 3G कनेक्शन में अधिकतम स्पीड 21 Mbps तक हो सकती है। लेकिन अब सुनिए हकीकत। ट्राई ने हाल ही में इंटरनेट की स्पीड पर एक सर्वे किया और इसमें उपभोक्ताओं से उनकी इंटरनेट की स्पीड शेयर करने के लिए कहा गया। इस सर्वे के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में देश की कई कंपनियों के नेटवर्क 4G के पैमाने पर खरे नहीं उतर पाए। दिल्ली में 4G की स्पीड की बात करें तो आइडिया और एयरटेल की हालत तो ठीक है, लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड पैमाने पर खरी नहीं उतरी। दिल्ली में आइडिया की 4G स्पीड 11 Mbps है तो एयरटेल की 4G स्पीड 10.9 Mbps, लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड 4.7 Mbps ही निकली, यानी 3G के बराबर। यानी दिल्ली में वोडाफोन के 4G ग्राहकों के साथ हो रहा है सरेआम धोखा। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आइडिया की 4G स्पीड सिर्फ 10 Mbps है, जो कि 4G स्पीड का सबसे न्यूनतम स्तर है, जबकि एयरटेल की 4G स्पीड 14.4 Mbps है। लेकिन वोडाफोन की 4G स्पीड मुंबई में भी सवालों के घेरे में है। मुंबई में वोडाफोन की 4G स्पीड सिर्फ 8.1 Mbps निकली, जबकि 4G की न्यूनतम स्पीड 10 Mbps होनी चाहिए और अधिकतम डेटा डाउनलोड स्पीड 50 Mbps हो सकती है। ये तो दिल्ली मुंबई यानी देश के बड़े शहरों का हाल है। छोटे शहरों का हाल तो और भी बुरा है। सवाल है कि आखिर कुछ कंपनियां क्यों 4G के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखा कर रही हैं? आखिर देश में मोबाइल ग्राहक कब तक ठगे जाते रहेंगे? असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। बात बाजार की। आज के कारोबार में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार नहीं टिक पाए और कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 48 अंक और निफ्टी 25 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। ऑटो, स्टील, शिपिंग, टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी रही। वहीं फार्मा कंपनियों के शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। और मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय एयरटेल के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13% से ज्यादा बढ़कर 1462 करोड़ रुपए हो गया है।
पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1,290 करोड़ रुपए था। वहीं पहली तिमाही में कंपनी की आय 24,959 करोड़ रुपए से बढ़कर 25,573 करोड़ रुपए हो गई है। तिमाही के आधार पर कंपनी का एबिटा मार्जिन 36.8% से बढ़कर 37.5% हो गया है। और इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार का कहना है कि भारत देवास एंट्रिक्स डील मामले में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील करेगा। आपको बता दें कि हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने देवास एंट्रिक्स डील मामले में भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है। ट्राइब्यूनल के इस फैसले से भारत को मुआवजे के रूप में करीब $100 करोड़ यानी करीब 6,700 करोड़ रुपए की चपत लग सकती है। ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया है कि भारत सरकार ने मल्टीमीडिया फर्म देवास और इसरो की कमर्शियल इकाई एंट्रिक्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट को गैर कानूनी तरीके से खत्म किया। यह कॉन्ट्रैक्ट 2 सैटेलाइट्स और एस बैंड स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर था। इस विवाद की वजह से इसरो के 5 वरिष्ठ नागरिकों की नौकरी चली गई थी, जिसमें उस समय के इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर का नाम भी शामिल था। HDFC ने आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई है। HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO के मिस्त्री ने कहा है कि ब्याज दरों में 0.25% की कटौती हो सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी की जनरल इंश्योरेंस कंपनी का IPO लाने की कोई योजना नहीं है। There could be a 0.25% cut in rates. Whether it happens in this policy or it happens thereafter is difficult to say. But my personal view is that we should see a 0.25% cut and not much more than that. That's my view. I may be wrong. Market belief is that the reduction in rates will be a lot more. रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सितंबर से यात्रियों को इंश्योरेंस का विकल्प मिलना शुरू हो जाएगा। यात्रियों को सिर्फ ₹1 के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। ये सुविधा सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो IRCTC से ई-टिकट बुक कराएंगे। IRCTC ये सुविधा ट्रायल बेसिस पर शुरू करने वाली है। इंश्योरेंस सभी क्लास के लिए होगा। टिकट बुक होने के बाद यात्रियों को नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होगी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में CBI की विशेष अदालत ने राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड के 3 प्रमोटर्स को सजा का ऐलान किया है। कंपनी के MD प्रदीप राठी और CEO उदित राठी को 3 साल की जेल, जबकि AGM कौशल अग्रवाल को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने प्रदीप राठी पर 25 लाख, उदित राठी पर 45 लाख और कौशल अग्रवाल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी पर भी 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कल तीनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इन लोगों पर गलत जानकारी के आधार पर कोल ब्लॉक पाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी NBCC को सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर की जांच करने का आदेश दिया है। NBCC ये जांच करेगी कि एमरल्ड कोर्ट टावर के निर्माण में नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया। साथ ही NBCC ये भी जांच करेगी कि सुरक्षा नियमों का पालन किया गया या नहीं। NBCC को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट के 2 टावर एपेक्स और CN को लेकर विवाद चल रहा है। 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों टावर्स को गिराने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। साथ ही उसने सुपरटेक को निर्देश दिया था कि जो ग्राहक रिफंड चाहते हैं उन्हें 14% ब्याज के साथ रिफंड दिया जाए। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 5 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से 4 हफ्तों के अंदर जांच कर रिपोर्ट मांगी है। और विदेश घूमने जाने के शौकीन भारतीयों के लिए यूरोप आज भी पहली पसंद है। यूरोप में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बावजूद इस साल यूरोप जाने वाले भारतीय सैलानियों की संख्या में 18% और दूसरे देशों के लिए 30% का इजाफा हुआ है। यूरोप के ज्यादातर देश भले ही आतंकवादी हमलों के साए में जीने को मजबूर हों, लेकिन भारतीय पर्यटकों को शायद इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ्रांस, जर्मनी, ब्रसेल्स जैसे यूरोपीय देशों में आतंकवादी हमलों के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं, लेकिन भारत से यूरोप जाने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
मैंने सुना था कि 2 दिन पहले यूरोप में अटैक हुआ था ऐसे टेररिस्ट वाला, बट मुझे यूरोप इसलिए जाना है क्योंकि मेरी फ़र्स्ट टूर है। मैंने पहले से पसंद किया था, मेरी बर्थडे थी, मेरा बर्थडे 28 को आ रही है। मुझे लगा कि वहाँ की गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर सकती है सब कुछ, तो मैं क्यों ये कैंसिल करूँ। मुझे मेरी यूरोप की कैंसिल नहीं करनी है टूर, मुझे जाना ही है। भारत से विदेश जाने वाले सैलानियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत से 2014 में फ्रांस जाने वाले सैलानियों की संख्या 3,65,000 और टर्की जाने वालों की संख्या 1,19,000 थी। ट्रेवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2015 में भारत से फ्रांस जाने वालों की संख्या 8,65,000 और टर्की जाने वालों की संख्या 1,32,000 थी। इस साल भारत से फ्रांस जाने वालों की तादाद 11 लाख और टर्की जाने वालों की 1.5 लाख रहने की उम्मीद है। जस्ट हमने एक सर्वे में देखा है कि यूरोप में जाने वालों की संख्या चाइना, जापान और बात करें तो इंडिया से भी काफ़ी बढ़ी है और ख़ास करके चाइना और जापान से काफ़ी वहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। भारत से यूरोप जाने वाले पर्यटकों की संख्या में इस साल 18% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका, चीन, जापान और कोरिया से यूरोप जाने की तादाद 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। बारोड परिवार ही ऐसा एक परिवार नहीं है जो यूरोप में आतंकी घटना होने के बावजूद भी वहां जाना चाहता है। अगर यूरोप में आतंकी वारदातें नहीं हुई होती तो ये संख्या और भी बढ़ जाती। हम उम्मीद करते हैं कि अब यूरोप में शांति का माहौल स्थापित हो ताकि एक दूसरे देशों के लोग भी करीब आए। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।